प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ हैं मनीष प्रेम शर्मा जी। मनीष सर, बहुत-बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? संदीप जी, आपको नमस्कार और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रणाम। मनीष सर, एक योगी जी से बड़ी अपेक्षाएं हैं कि पिछले 1 महीने के अंदर जो है वो बहुत सारे कोर्स करेक्शन कर रहे हैं और अब चूंकि एक पटाक्षेप हो गया था राजनीतिक द्वंद का, तो उसके बाद नाउ ही इज इन फुल कंट्रोल। अभी एक ऑर्डर आया है कि उन्होंने कहा है कि तहसीलदार और एसडीएम ये लोग अपनी पोस्टिंग जहां हुई है, जहां नौकरी कर रहे हैं, वहीं पर निवास भी करें, मतलब वहीं रहें 24 घंटा। तो जाहिर सी बात है सर, ये लोग तो वहीं रहते भी होंगे या जो जहां काम करता है वो वहां रहता है। तो इसको अलग से आदेश पारित करने की क्या आवश्यकता पड़ी और इसका क्या अर्थ क्या है, इसका क्या मतलब क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल। संदीप जी, बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि ये बड़ा सामान्य सा एक निर्देश है और इसमें नया क्या है या इसमें बड़ा क्या है। मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है, उस आदेश में उन्होंने ये कहा है कि साहब जो एसडीएम है, हर एसडीएम एक तहसील उनका जो डायरेक्शन होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहे जाते हैं, उप जिलाधिकारी कहे जाते हैं। तो एक तहसील उनका जो डायरेक्शन होता है और वहां के वो एडमिनिस्ट्रेटिव मालिक होते हैं। दूसरी पोस्ट होती है तहसील में तहसीलदार की। तहसीलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वो रेवेन्यू राजस्व विभाग जिसका जुड़ाव सीधे सीधे ग्राम्य विकास यानी ग्रामीण विकास से होता है। वो सीधे सीधे जुड़ा होता है किसानों की जमीनों को, खेतों को, यानी रेवेन्यू के सारे मामले आते हैं तहसीलदार। अच्छा, यहां पर ये जानने वाली बात है कि तहसीलदार भी मैजिस्टेरियल पावर रखता है, यानी उनकी भी अदालत होती है, वहां भी फैसले सुनाए जाते हैं। तो तहसीलदार एक सामान्य अधिकारी नहीं है, तहसीलदार भी तहसील के एक मैजिस्टेरियल पावर वाले अधिकारी होते हैं। इसी तरह से सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट उनके नाम के आगे ही लगा हुआ है, यानी एसडीएम भी प्रशासकीय अधिकारी होने के साथ साथ वो एक मैजिस्टेरियल पावर भी रखते हैं। यानी शिकायत की जाती है, केस लगता है तो उसका फैसला देते हैं। उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने से पहले, यानी फुल फ्लेज जुडिशरी में जाने से पहले वो डीएम के पास जाते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अदालत में जाता है। अदालत कमिश्नर के यहां भी लगती है, कमिश्नर कोर्ट उसको कहते हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम है और आप देखिए व्यवस्था में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सिस्टम बना हुआ है। रेवेन्यू तहसीलदार एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी भी है, साथ में मजिस्ट्रेट भी है, यानी कोई चीज, कोई शिकायत किसी की जनता की आती है, वो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से भी सुनता है और उस पर डिसीजन दे देता है मैजिस्ट्रेरियल पावर से। अमूमन एक जिले में आपको पता है कि 4 या 5, एक 5 का एवरेज ले लीजिए, 5 तहसीलें हुआ करती हैं, यानी 5 एसडीएम होते हैं, 5 तहसीलदार होते हैं। आपने पूछा कि ये भाई सब लोग अपनी तैनाती स्थल पर ही निवास करते हैं। साहब ये बताइए, उसी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय के टीचरों को अपने तैनाती स्थल पर समय से पहुंच के डिजिटल हाजिरी लगाने का जब आदेश किया गया तो इसके पीछे क्या तर्क थे? इसके पीछे यही तर्क थे कि साहब हम अपनी तैनाती स्थल पर नहीं रहते। तो संदीप जी, आपसे निवेदन है कि बेसिक शिक्षक जो अपनी तैनाती स्थल पर नहीं निवास करता है, ये सच्चाई है। अभी पिछला आंदोलन इसको प्रूव करके चला गया टीचरों का। तो आप कम से कम नैतिक रूप से ये अपेक्षा कर सकते हैं कि एसडीएम अपनी तहसील में ही निवास करते हैं, तहसीलदार साहब अपनी तहसील में ही निवास करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। सब के सब जो उनका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है वहीं पर निवास करते हैं। ये आदत है। अब इसके पीछे बताएं आपको ये आदत क्या है। देखिए एक चीज मैं बताऊं, मुंह उठा के सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी सिस्टम को दोषी ठहरा देना ये बड़ा आसान काम होता है, लेकिन जरा सा उस पक्ष को भी समझने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल ये कड़वी सच्चाई है कि ये जो तहसील स्तर के लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो अपनी तैनाती स्थल पर नहीं रहते हैं। इसके पीछे एक जेन्युइन कारण है। तहसील छोटी होती है, कस्बे टाइप की होती है, वहां पर मकान उपलब्ध नहीं होते जल्दी, वहां पर संसाधन उपलब्ध नहीं होते, बिजली की स्थिति ठीक नहीं होती,
अच्छे विद्यालय नहीं होते। तो अब एक एसडीएम जो अपने सपरिवार रहना चाहता है, वो अगर किसी तहसील में रह जाए, वहां शुद्ध पानी, पेयजल की व्यवस्था ना हो, वहां बिजली की व्यवस्था ना हो, वहां लैंड ऑर्डर दुरुस्त ना हो, वहां उसके बच्चों की अच्छी स्कूलिंग ना हो सके, तो ये कुछ ऐसे व्यवहारिक कारण हैं कि वो 10 से 5, 10 से 8, 8 से 8, 8 से 12 की नौकरी 12-12 घंटा, 13-13 घंटा अपने तैनाती स्थल पर रहने के बावजूद भी रात को थका हारा वो पंछी अपने घोंसले यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अपनी बीवी बच्चों के पास लौट आता है। लेकिन अब आप ये ऑर्डर देते कैसे हैं? आप कह सकते हैं कि ये तुगलकी ऑर्डर है, मैंने ही इतनी समस्याएं गिनाई, लेकिन साहब ये जो प्रचलित अवधारणा है, आप उससे बहुत आगे आ चुके हैं। अब तहसील स्तर पर विकास है, सड़कें हैं। अगर उत्तर प्रदेश में पर्याप्त बिजली मिल रही है तो वो तहसील को भी मिल रही है, वो गांव को भी मिल रही है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने अब बना लिया है, इसलिए अब यह समय आ चुका है कि इस तरह के आदेश दिए जाए। ये जेन्युइन। अब इसके प्रकांतर में चल के जरा एक बात मैं और कह दूं, जाके पैर न फटे भिवाई, सोखा जाने पीर पर आई। साहब, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब जिस दिन से अपनी तहसील पर रुकना शुरू कर देंगे ना, छाती पर चढ़ के अपने मातहतों को मजबूर कर देंगे कि वो भी उसी अपनी तैनाती स्थल पर रहना शुरू कर दें। ये इस लिहाज से बहुत बड़ा कदम है और इसीलिए आज सुबह सुबह मैंने अपने एक्स हैंडल पर आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जब इस निर्णय की घोषणा की गई, मैंने रिट्वीट किया है और ये लिखते हुए रिट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री जी, यदि केवल इस निर्णय का 100% अनुपालन अगर करा लिया गया उत्तर प्रदेश में, तो सरकारी सिस्टम के सारे लोग जो तहसील स्तर के हैं वो न सिर्फ एक्टिव हो जाएंगे, और एक चीज आपको ये बताऊं साहब, ये बताइए, आप झक मार के अपने ऑफिस 8 बजे पहुंच जाएं, ऐसी व्यवस्था कोई बन जाए कि आपको पहुंचना ही है और आपको 5 बजे तक अपने कार्य दिवस में अपने कार्यालय में रहना ही रहना है। साहब, हर आदमी है, आप 8 घंटे अपने कार्यालय में रहेंगे तो फिर आप काम करेंगे भाई, आप वहां कॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी। दूसरी चीज, आप एसडीएम साहब जब तहसील में रुकेंगे तो उनको तहसील के रूटीन, जो उस कस्बा, वो जो छोटा सा शहर है, वो जो सेमी अर्बन जो बाजार है, वहां की समस्याओं की, नागरिक समस्याओं का अच्छे तरीके से अनुभव होगा। बिजली कितने घंटे कटती है, अगर कटती है तो इसका अनुभव होगा। अगर वहां पर सफाई नहीं हो रही है टाउन एरिया से, सुबह जब साहब मॉर्निंग वॉक पे निकलेंगे और 4 टट्टियां उनको मिल गई अगर अपने मॉर्निंग वॉक में, तो उनको समझ में आएगा कि टाउन एरिया सफाई नहीं कर रही है। और एक चीज और बताऊं सर, रात भर बारिश हो गई तो जल भराव अगर दिखा जी, एसडीएम साहब छपाक छपाक करते हुए जब निकलेंगे सुबह तो उनको स्थिति का, एक्चुअल स्थिति का भान होगा। और एक चीज बता दूं, किसान, एक तहसील में अच्छे खासे गांव की संख्या होती है, किसान तहसील से निकल के आता है, एसडीएम साहब नहीं है, एसडीएम साहब का वेट करना पड़ता है। एहसान जताते हुए उनके कार्यालय के बाहर लिखा होता है कि फलाने दिन फलाने समय से फलाने समय आम जनता से मिलने का समय निर्धारित है। ये क्या है साहब? ये वही अंग्रेजों के समय का सिस्टम है कि साहब बहादुर जब चाहेंगे तब मिलेंगे। अरे साहब बहादुर वहीं रहते हैं। हाँ, अब सरकार को एक इसके साथ बैकअप भी देना पड़ेगा। आप ये बताइए, आप करोड़ों करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए के मकान बना के लोगों को दे रहे हैं, जनता को आप मकान बना के दे रहे हैं, आप जो है वो सड़कें बना के दे रहे हैं, तमाम दे रहे हैं। आप हर तहसील हेडक्वार्टर पर एक अच्छा, मैं कह रहा हूं, एक अच्छा सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त एसडीएम के आधिकारिक निवास का निर्माण कीजिए। अगर नहीं है तो तहसीलदार को वहां पर आप सरकारी मकान की व्यवस्था करिए। इसलिए ये सारी चीजें अगर एक साथ होंगी तो मैं अब भी ये मानता हूं सर कि ये बहुत बड़ा फैसला होगा। अब जरा इतिहास में ले चलता हूं आपको, ये कोई नई चीज नहीं है कि अचानक योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल स्वर्ग से या ऊपर से, अंतरिक्ष से कोई ये फैसला उतार दिया।
कल्याण सिंह, स्वर्गीय कल्याण सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश में एक व्यवस्था बनाई थी कि संबंधित जिले के डीएम और एसपी और यहां तक कमिश्नर भी किसी सप्ताह की किसी एक रात अपने जिले के किसी एक प्रखंड, उपखंड, तहसील या गांव में रात्रि निवास करें। उस बहाने होता क्या था कि इनके दौरे लगते थे और ये लोग एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छा पॉजिटिव इसका रिस्पांस मिला था। लेकिन कल्याण सिंह की सरकार ने इसको इस नियत से लागू किया था, इसका कुछ कुछ सकारात्मक प्रभाव हुआ था। अब यहां पर आता है कि नियत कैसी है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इसी ऑर्डर को उन्होंने भी कंटिन्यू किया, संदीप जी। लेकिन नियत राजनीतिक नेतृत्व के बदलते ही ये कैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये जो व्यवस्था थी रात्रि निवास की, डीएम साहब, एसपी साहब और कमिश्नर साहब की, वो धन उगाही का शिविर बन गया। जिस दिन जो रात डीएम साहब, कमिश्नर साहब और एसपी साहब जहां निवास करते थे, तकिए के नीचे अर्दली के जेब में तमाम लिफाफे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर है वो लिफाफा लिए चले आ रहा है, बिजली विभाग वाला अपना टोकन जमा करा रहा है, थानेदार अपना टोकन एसपी साहब के पास जमा करा रहा है। तो यहां पर सवाल यह होता है कि जब राजनीतिक नेतृत्व की नीयत दुरुस्त होती है और उस भाव से अगर कोई फैसला इस तरह का आता है, तो मैं ये मानता हूं, चूंकि योगी आदित्यनाथ जी की नीयत और उनकी सरकार की नीयत में कहीं कोई खोट नजर नहीं आता, इसलिए यदि यह फैसला 100% लागू हो गया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाई साहब, जो लेखपाल, जो पटवारी, जो अमीन, जो नलकूप ऑपरेटर, जो पंचायत सेक्रेटरी, इस समय पंचायत सेक्रेटरी बड़ा लोकप्रिय कैरेक्टर बना हुआ है एक वेब सीरीज के चलते, तो दर्शक भी उसको रिलेट कर पाएंगे। वह जो उपलब्ध नहीं होता है वेब सीरीज की तरह, हर पंचायत सेक्रेटरी साहब, जमीन ग्राउंड रियलिटी ये है कि उस वेब सीरीज की तरह कोई भी पंचायत सेक्रेटरी अपने पंचायत भवन में नहीं रहता है। अब ये अलग बात है कि आप ये भी मत कह दीजिएगा कि प्रधान जी की लड़की भी उपलब्ध नहीं रहती है। हाँ, तो ये एक दूसरा संदर्भ हो गया। ऐसे में मैं बता रहा हूं आपको, ये क्रांतिकारी कदम हो सकता है, बशर्ते इसका 100% अनुपालन करा लिया जाए। हेलो सर, मैं ये बहुत मतलब ऐसा मासूम सवाल कहा जाता है, और मेरी कुछ मित्र हैं, वो सरकारी अधिकारी लोग भी हैं, ठीक है। कई बार बहस हो जाती है कि भाई कौन बेहतर, सरकारी अधिकारी या व्यापारी या बाहर निकलने वाले, बाहर काम करने वाले। तो मेरा एक ही सवाल होता है उनसे कि भाई तुम दिन में जितना 24 घंटा जितनी चीजें इस्तेमाल करते हो, उसमें से कितनी सरकार द्वारा बना के दी गई हैं, कितनी प्राइवेट द्वारा दी गई हैं। तो पता चलता है कि 90%, 95% जो है चीजें, अच्छा कहते सड़क, बिजली, खंभा, मैं कहता हूँ वो भी तो ठेकेदार से बनवाते हो, खुद कहाँ बनाते हो। ठेकेदार एक प्राइवेट एंटिटी है, ठीक है। खैर, मेरा कहने का मतलब है कि जो चीज सरकारी अधिकारी स्वयं इस्तेमाल नहीं करता, आपने एक बहुत छोटी सी बात की कि उस जिले में, उस तहसील में विद्यालय नहीं होंगे कायदे के, तो सरकारी विद्यालयों पर तो शिक्षा पे तो इफरात पैसा खर्चा हो रहा है, और 47 से लगातार खर्चा हो रहा है, करोड़ों करोड़ों का बजट जाता है। फिर भी वह एक मतलब किसी तहसील में हम ये मान के चल रहे हैं कि किसी तहसील में ऐसे विद्यालय नहीं है जिसमें सरकारी अधिकारी के स्वयं के बच्चे पढ़ सके। बिजली की व्यवस्था तो चलिए अभी थोड़ी दुरुस्त हो गई, पर हो सकता है रात में कट जाती हो, तो भाई रात में नहीं रुकेंगे तो पता कैसे चलेगा। तो जो जगह, जो जिसके विकास का, जिसके मैनेजमेंट का जिम्मा आप पर है, आप स्वयं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो बात आपने कही कि जाके पाँव न फटी भी भाई, तो ये तो उन लोग का सर, जितने अधिकार मिलते हैं उतना तो कर्तव्य भी है ना कि जिन सिस्टम्स को वो देख रहे हैं उसको स्वयं इस्तेमाल करें। ठीक बात संदीप जी। सरकारी बसों में सरकारी अधिकारी नहीं चलते हैं, ठीक है। सरकार ट्रेन में उनके लिए स्पेशल आरक्षित सिस्टम होता है, तो कई बार करा लिए तो करा लिए, नहीं तो नहीं चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं अपनी।
कुछ भी जितनी सरकारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सरकार ने जिन सर्विसेज पर अपना कब्जा बना के रखा है, उनका इस्तेमाल ये स्वयं नहीं करते हैं। जल निगम के अधिकारी के घर में भी डायरेक्ट जल निगम का आया हुआ पानी नहीं पीते होंगे लोग, आरओ का ही पीते होंगे। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि यह इतना बड़ा विरोधाभास क्यों है, और क्या यह आदेश उस विरोधाभास को कम करेगा? जी, ठीक बात है, ठीक बात है। देखिए संदीप जी, मैंने अपने शुरुआती बात में ही कहा कि बड़ा आसान है, बहुत आसान होता है सर। हमारे आप जैसे विमर्शकर्ताओं के लिए भी बड़ी आसान सी चीज है, और सड़क पर चलते हर किसी व्यक्ति के लिए बड़ा आसान है कि वह सरकारी कर्मचारी अधिकारी पर कोई तोहमत लगा दे। ये ठीक है, आपने जितनी चिंताएं व्यक्त की मैं उसको मानता हूं, लेकिन यह सब कुछ है, लेकिन इसमें सकारात्मक कैसे किया जा सकता है, कैसे पहल की जा सकती है? साहब ये बताइए, इस देश में चोरी करने पर अपराध का कानून है ना? क्या 100% चोरियां रुक गई? ऐसा कौन सा अपराध है जिसके लिए कानून नहीं है, जिसके लिए पुलिस नहीं है, जिसके लिए सजा की व्यवस्था नहीं है? लेकिन फिर भी हत्याएं होती है ना, बलवा होता है ना, फसाद होता है ना, यानी क्राइम होता रहेगा, क्राइम साथ साथ में रोका भी जाता रहेगा। ये दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं। इसलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का ये आदेश अगर आया है तो इसको पहले तो पॉजिटिव तरीके से लीजिए। इसको कहीं से भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के उत्पीड़न के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। सामान्य तौर पर हमारे समाज का यह एक सोचने की प्रवृत्ति है कि सस्पेंड हो गया, बहुत मजा आया। नहीं साहब, वो भी हमारे ही आपके सिस्टम, हमारे ही आपके समाज के हिस्से हैं। मैं एक बड़ा मजेदार चीज कहता हूं। एक सरकारी कर्मचारी जो मान लीजिए किसी और विभाग में तैनात है, वो अपने तैनाती स्थल पर 1 हफ्ता गुजारने के बाद सैटरडे इवनिंग को, चूंकि उसका समय फिक्स नहीं होता, और समय क्यों नहीं फिक्स होता? क्योंकि वो जितनी देर अपने कार्यालय में रुकेगा उतनी देर उसको कुछ सुविधा शुल्क मिलते रहेंगे, तो वो अपने घर जाने वाली ट्रेन का रिजर्वेशन कभी नहीं कराता, और वो भाग के ट्रेन में पहुंचता है और टीटी से एडजस्टमेंट करके और उसके बाद बर्थ लेता है, और जब 200 रुपया उसको टीटी को देना पड़ता है तो अपने सहयात्रियों की तरफ ऐसे ऐसे देख के कहता है, बड़ा करप्शन है साहब, क्या करिएगा। जबकि उसकी दोनों जेबें, और वो खुद रिजर्वेशन इसलिए नहीं करा पाया कि जितना ज्यादा वहां समय काटेगा उतना ज्यादा उसका लाभ होगा। तो ये प्रवृत्ति रही है। सवाल ये नहीं है कि इस प्रवृत्ति को हम लगातार कोसते रहें। अच्छी बात यह होगी कि इस प्रवृत्ति के साथ ही सब कुछ एक झटके में सही नहीं होगा, और ये उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। अगर सरकारी स्कूलों की स्थिति नहीं है ऐसी कि वहां पर एक एसडीएम या अधिकारी या कोई भी सरकारी कर्मचारी, या और सरकारी ही क्यों, गांव का प्रधान क्या सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाता है? गांव का कोई संपन्न किसान क्या अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता है। गांव में निवास करने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अच्छा कमाता है, ठीक ठाक कमाता है, वो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में डालता है। और आज की सच्चाई ये है कि नैतिक बातें हम कितनी भी कर लें, गांव गांव के स्तर पर अच्छे पब्लिक स्कूल भी खुल गए हैं, बहुत अच्छे रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल खुल गए हैं साहब। तो ये सारी चीजें समानांतर चलती रहेंगी। ऐसे में पहले तो पनिशमेंट के तौर पर इसको प्रोजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, इस तरह के फैसले को। और मैं कहता हूं, जिस दिन एसडीएम और तहसीलदार साहब अपनी तैनाती स्थल पर रुकना शुरू कर देंगे ना, नैतिक अधिकार नहीं रह जाएगा कि बेसिक शिक्षक अपने डिजिटल हाजिरी के खिलाफ सड़क पर खड़े हो और आंदोलन करें। किस मुंह से? यह होता है कि आप एक ऐसे सकारात्मक माहौल का सृजन कर रहे हैं जिसमें जनता की सेवा पहले, हमारी ड्यूटी पहले, उसका पालन पहले, और ये एक ऐसे परमानेंट कार्य संस्कृति का निर्माण करेगा या कर सकने की क्षमता रखता है जिसमें आपको बार बार डंडा लेके किसी के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। और संदीप जी, ईमानदारी से बताइएगा, पटक के ड्यूटी कराने से बेहतर है कि तन्मयता से ड्यूटी करें। हालांकि यहां भी सब कुछ, मुख्यमंत्री जी बड़े प्रैक्टिकल आदमी हैं साहब, और मुख्यमंत्री जी को जमीनी इतना अनुभव है, और खास तौर से थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम, इससे तो उनका
बहुत पुराना नाता है साहब। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि फलानी जगह से मेरा बड़ा पुराना नाता है, तो आपके मुख्यमंत्री का भी बड़ा पुराना नाता है। स्पेशलिस्ट हैं इस काम के वो कि थानेदार से कैसे काम लिया जाता है। ऐसे में मैं आपको एक चीज बता दूं सर कि ये सारी चीजें जिस दिन होनी शुरू हो जाएंगी, और मुख्यमंत्री जी ने उसका कई टीयर किया है, ये ऑर्डर ऐसे नहीं कर दिया। 7 दिन के अंदर डीएम और एसपी और कमिश्नर को सर्टिफिकेट देना है, सत्यापन। जैसे आप लोग या कारपोरेट में काम होता है ना कि फिजिकल वेरिफिकेशन, 7 दिन में सर्टिफिकेट देना है। शासन स्तर पर टीम बनाई गई है जो औचक निरीक्षण करेगी। और जैसा मैंने मुलायम सिंह जी के सरकार में वो कमाई का शिविर उसको कहते थे भाई, कमाई का शिविर कहते थे, वसूली शिविर नाम पड़ गया था। आप सोचिए कल्याण सिंह जी ने किस नियत से शुरू किया था, मुलायम सिंह जी ने उसको वसूली शिविर बना दिया था। चूंकि योगी आदित्यनाथ जी की नीयत में कहीं से कोई संदेह नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं एक बार फिर अपनी अंतिम बात कहते हुए कहूंगा कि यह छोटा किंतु बेहद मोटा और बहुत दूरगामी परिणाम देने वाला निर्णय है, बशर्ते कि इसका 100% अनुपालन करा लिया जाए। इससे जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण होगा, जनता के अंदर एक विश्वास पैदा होगा, एक भरोसा बैठेगा कि हमारा अधिकारी हमारे पास है। अधिकारी वहीं बैठा रहेगा तो झक मार के काम करेगा, उसको वहां की समस्याओं का पता चलेगा। ये सब कुछ एक अच्छे कार्य संस्कृति का निर्माण करेगा, और इसीलिए मेरी अपेक्षा इस छोटे किंतु बेहद मोटे निर्णय से दीर्घकालिक सकारात्मक एक निराकरण निकल के आएगा और एक अच्छी कार्य संस्कृति का निर्माण होगा। मेरी यह अपेक्षा, इसलिए मैं इस फैसले को बहुत बड़ा फैसला मानता हूं, बहुत बड़ा फैसला मानता हूं। हो सकता है इसी वीडियो के नीचे लोग कहें कि अरे साहब बहुत देखा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा है, योगी आदित्यनाथ जी हैं और राजनीतिक नेतृत्व जब चाह लेता है ना, तो बस अब आगे कुछ नहीं कहूंगा। सर वो तो दिन भर डैशबोर्ड लेके वीडियो पे देखा करते हैं कि कहाँ कौन क्या चल रहा है, उनके सिस्टम सर। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही सर कि कम से कम जब सरकारी अधिकारी वहां पहुंचेगा तो उसको जो अपनी कम से कम समस्याएं फील होंगी स्वयं की, रहने की, इसकी वो प्रोजेक्ट्स बना के सरकार से पास कराए, संपत्ति विभाग से कि भैया थोड़ा घर ठीक करा दो, ये करा दो, वो करा दो। तो कम से कम एक मैंने कहा ना, पहले आप उनको घर दीजिए, आप उनको घर दीजिए। और मैं इसमें प्रैक्टिकल भी कहता हूं कि साहब, मेम साहब को, तहसीलदार साहब, आप अपने पत्नी और बच्चे परिवार को फिलहाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही रखिए साहब। आपकी तनख्वाह इतनी पर्याप्त है कि आप 2 यूनिट रख सकते हैं। हमारे कारपोरेट के तमाम लोग जो है कमाते कहीं हैं, परिवार कहीं रहता है। क्या बात कर रहे हैं साहब, आप बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर अपने परिवार को रहिए, अकेले निवास करिए, जरा अपने 4th क्लास एम्प्लॉय से लिट्टी चोखा बनवा के खाइए, देखिए, काम करिए, सैटरडे को अपने घर आइए साहब, बिल्कुल आइए, ऐसा थोड़ी ना। हाँ, बहुत लोग करते हैं कार्य, बहुत लोग करते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सही बात बताने के लिए, और छोटे निर्णयों पर भी जो छोटे लगते हो पर दूरगामी उनके परिणाम हो, उस पर भी चर्चा बड़ी आवश्यक है। और उत्तर प्रदेश पर तो चर्चा सर अति आवश्यक है, क्योंकि अजीबोगरीब बातें चल रही है यहाँ पर। खैर, अब देखते हैं कि योगी जी इन फुल कंट्रोल हैं, क्या क्या करते हैं आगे और उससे क्या नतीजे निकलते हैं। रोनी सर बहुत बहुत धन्यवाद जानकारियां साझा करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश और पर्टिकुलरली क्योंकि जनता बड़ी वो रही थी कि उत्तर प्रदेश में क्या चीजें बेहतर हो रही हैं, ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों की जिज्ञासा बहुत है। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आगे भी हम उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े हर बात पर चर्चा करते रहे। थैंक यू सर जी। जय श्री राम। दर्शकों से एक बड़ा विनम्र सा निवेदन, गला खराब है, इसलिए वीडियो में अगर साउंड क्वालिटी अच्छी न जा रही हो तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। सर ये भी सही, ओके ठीक है सर, नमस्कार, प्रणाम। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें दर्शकों। अपनी राय, अपनी बातें, अपने इलाके की भी बातें अपने कमेंट, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।